हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गाइडली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका जी एजुकेटर अखिलेश अवस्थी। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। हम बात करने जा रहे हैं आज बजट 2021-22 के, जो कल फर्स्ट ऑफ फैब को प्रेजेंट किया गया है। ठीक है दोस्तों, मैं बीच में पॉज होकर के फिर से स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गाइडली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका जी एजुकेटर अखिलेश अवस्थी। दोस्तों, आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, बजट 21-22 जो हमारे देश की पहली फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है। आज उसी के बारे में हम डिटेल्ड एनालिसिस जानेंगे। और दोस्तों, इस सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसी कोई बात नहीं होगी जो बजट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो, आपके एग्जामिनेशन में आने वाली हो और मैंने उसे छोड़ा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको। तो जुड़े रहिएगा एंड तक हमारे साथ इस सेशन में। एंड में हम आपके साथ कंप्लीट डिटेल एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले समझ लीजिएगा, देखिएगा कुछ बातें आपको बता देता हूं। आप निर्मला सीतारमण जी को इस फोटो में देख रहे होंगे और आप ये देख रहे होंगे इनके हाथ में क्या है। जल्दी से देखिए, तो इनके हाथ में दोस्तों एक बैग है, आपको दिख रहा होगा। इसमें दोस्तों एक टैबलेट है, क्योंकि इस बार का हमारा जो बजट है वो डिजिटल बजट है। आपको पता है पहले एक परंपरा थी, आप देखते थे जब भी कोई फाइनेंस मिनिस्टर होता था, फाइनेंस मिनिस्टर अपने साथ एक ब्लैक लेदर का बैग लेकर के जाते थे। क्यों लेकर के जाते थे दोस्तों? क्योंकि ये जो बजट शब्द है ना, बजट शब्द जो है ये एक शब्द से बना हुआ है जिसका मतलब है बुगे, BOUGETTE। ये शब्द है बुगे। बुगे का मतलब होता है लेदर पर्स, चमड़े का थैला। क्योंकि पहली बार जब बजट प्रस्तुत किया गया था तब उसी बैग में प्रस्तुत किया गया था, दैट्स वाई वहां से यह शब्द आया। लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने इस परिभाषा को पूरी तरह से बदल दिया। लास्ट ईयर का भी बजट आपने देखा था, एक रेड फोल्डर में लेकर के आई थी, ठीक है, और खाता वही उसको कहा गया था। इस बार क्योंकि डिजिटल, इस बार का जो बजट है वो प्रिंटिंग के लिए भी नहीं गया है, क्योंकि प्रिंट करने में भी लगभग 100 लोग चाहिए होते हैं, 100 पीपल चाहिए होते हैं। और 100 लोग इस समय कोविड-19 के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते थे। दैट्स वाई डिजिटल बजट है, तो डिजिटली रूप से लेकर के सामने लाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, कुछ बेसिक्स पॉइंट हैं जो हम जान लेते हैं बजट से रिलेटेड। उन बेसिक पॉइंट को पहले समझ लीजिएगा, देन स्टार्ट करते हैं की हाइलाइट्स 2021-22 की। सबसे पहले दोस्तों, आपके दिमाग में एक बात आती होगी कि आखिर भारत का पहला बजट कब और किसने प्रस्तुत किया था। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, 7 अप्रैल 1860 व्यक्ति थे जिनका नाम था सर जेम्स विल्सन। क्या नाम था? सर जेम्स विल्सन नाम था। सर जेम्स विल्सन नाम के व्यक्ति ने 7 अप्रैल 1860 को भारत का पहला बजट, भारत के बाहर कौन शासन कर रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्योंकि अगेन दोस्तों 1860 की बात हो रही है यहां पर, और आपको पता है 1857 के बाद 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जिसके बिहाफ पर पूरी पावर्स ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दी गई थी। क्राउन एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में स्टार्ट हो चुका था। भारत के वायसरॉय उस समय कौन थे दोस्तों? भारत के वायसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों, भारत का बजट लेकिन भारत के बाहर मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया था पहली बार। और ये जो जेम्स विल्सन थे दोस्तों, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर नाम की कोई डेजिग्नेशन नहीं होती थी। ये थे दोस्तों फाइनेंस मेंबर। क्या थे? फाइनेंस मेंबर। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए फर्स्ट फाइनेंस मेंबर ऑफ इंडिया, तो याद रखिएगा सर जेम्स विल्सन। तो ये तो बात आती है दोस्तों स्टार्टिंग की। इसके बाद क्योंकि हम आजाद कब हुए? 1947 में। तो बात आती है स्वतंत्र भारत का पहला यूनियन बजट। क्यों? क्योंकि जब तक भारत स्वतंत्र हुआ है तब तक बजट 2 टुकड़ों में डिवाइड हो चुका था। कौन से? तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, 1924 में रेलवे बजट को मेन बजट से सेपरेट कर दिया गया था। कब? 1924 में। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर? तो ऑकवर्थ कमेटी की रिकमेंडेशन पर 1924 में रेल बजट को मेन बजट से अलग कर दिया गया था। ये बात याद रखिएगा। तो 1947 में जब हम आए तो हमारे सामने 2 बजट थे, एक यूनियन बजट कह लीजिए या जनरल बजट कह लीजिए, और दूसरा बजट कौन सा था दोस्तों? रेल बजट। अब समझने वाली बात यहां पे है कि पहला यूनियन बजट इंडिपेंडेंट इंडिया का किसने प्रस्तुत किया था। तो आपको मैं बताना चाहूंगा 26 नवंबर 1947 को भारत का पहला बजट, वो भी यूनियन बजट प्रस्तुत किया था आर के शनमुखम चेट्टी ने। किसने? आर के
षणमुखम चेट्टी, आर.के. षणमुखम चेट्टी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था स्वतंत्र भारत का पहला यूनियन बजट। तो ये बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए दोस्तों। अब एक बात और समझ लीजिएगा, ये जो बजट शब्द है ये जनरल इंग्लिश का एक शब्द है, ठीक है। आपको मैंने इसका मीनिंग भी बता दिया, बुगे से बना हुआ है लैटिन टर्म, ठीक है। अब एक बात यहां पर और समझना है, बजट शब्द को कहीं पर भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब नहीं किया गया है। तो आखिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट को किस नाम से जानते हैं? तो एक बात आप लोग सभी लोग याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 112 112 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल क्या बताता है? ये बजट के बारे में बताता है। लेकिन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या नाम है? तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से हम बजट को जानते हैं। ये बात बहुत अच्छे से आप सभी लोग याद रखिएगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर के बारे में बताता है, कितना गवर्नमेंट को खर्च करना है, कितना गवर्नमेंट के पास इनकम आएगी, इसका एक लेखा जोखा जो भी रूलिंग पार्टी होती है उसको क्या करना पड़ता है? संसद में प्रस्तुत करना पड़ता है, प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। दैट्स वाई आप देखते हैं फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में पूरा एक विवरण लेकर के आती हैं, प्रस्तुत करती हैं। ये मैंडेटरी होता है। क्यों? आखिर क्यों मैंडेटरी है? कभी आपने सोचा है? दोस्तों आप ऐसे ही समझ लीजिएगा एक एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे आपके फादर या आपकी मदर, मतलब घर से जो भी हमें पैसे मिलते हैं तो घर वालों को हमसे हिसाब मांगने का अधिकार है या नहीं है? और अगर हम घर वालों को हिसाब नहीं देंगे तो उनको कैसे पता चलेगा हमारे द्वारा दिए गए पैसों का सही उपयोग किया गया है? तो अगली बार हो सकता है वो आपको पैसे ना दे। उसी तरह से आप यहां पर समझ लीजिए, सरकार के पास दोस्तों जनता का पैसा है, सरकार जितना भी पैसा खर्च कर रही है वो जनता का पैसा है। तो जनता को हिसाब देना ये सरकार का दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट्स वाई बजट को प्रस्तुत किया जाता है। बजट में सरकार यही तो बताती है कौन कौन सी योजनाएं लेकर के आ रहे हैं, कितना टैक्स से कलेक्शन हुआ है, कितना पैसा किस तरीके से हमारे पास आया है। तो सरकार आपके पैसों का हिसाब आपको बजट के द्वारा प्रदान करती है। आई होप अब आपको बजट के बारे में कुछ बेसिक्स बातें हैं जो आपको पता चल गई होंगी। एक बात और यहां पर क्लियर कर दूं, जो मैंने स्टार्ट करी है वो ये कि दो बजट थे, रेल बजट और यूनियन बजट। 1924 से ये सिस्टम फॉलो होता रहा और दोस्तों 92 ईयर्स तक, 92 वर्षों की परंपरा के बाद 2016 में एक निर्णय आया। निर्णय क्या आया कि रेल बजट को वापस यूनियन बजट में मर्ज कर दीजिए। और दोस्तों ऐसा ही किया गया। तो 2016 में डिसीजन आया। तो अगला बजट कौन सा प्रस्तुत किया गया होगा? 2017 और 18 का। तो 2017 और 18 के बजट से रेलवे बजट यूनियन बजट में अगेन मर्ज कर दिया गया। वर्तमान में सिर्फ एक बजट आता है जिसे आप यूनियन बजट कह लीजिए, ठीक है, या आप जनरल बजट कह लीजिए, दोनों बातें एक ही हैं। यूनियन इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ये केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार का है। और अगेन इंडिया क्या है? शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। दैट्स वाई हम इसे यूनियन बजट के नाम से, संघीय बजट के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि राज्यों के अपने अलग बजट होते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? तो चलिए अब इसी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं 2021-22 के बजट में क्या है खास। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों बजट जब लाया जाता है, छपने के लिए भेजा जाता है, तब एक सेरेमनी आयोजित करी जाती है जिसे हम हलवा सेरेमनी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, साथ में है वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, ठीक है, क्या कर रहे हैं? हलवा सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हलवा बनाया जाता है। ये जिन लोगों ने बजट बनाया है उनके एफर्ट्स को एक तरीके से स्वीट देकर के यहाँ पर अवार्ड दिया जाता है। तो द ट्रेडिशनल हलवा सेरेमनी marking the final stage of budget 21 process was held on Saturday January 23, 23 जनवरी को मनाया गया at the Union Finance Ministry headquarter at North Block in New Delhi। तो दोस्तों नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, वहीं पर इस सेरेमनी को आयोजित किया गया। यहां से कंफर्म हो जाता है यस अब बजट की बातें आ रही हैं। और हाँ, बजट प्रस्तुत कब किया गया दोस्तों? 1 फरवरी को। 1 फरवरी को ये प्रोसेस भी, पहले क्या था? लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ ऑफ फेब बजट प्रस्तुत किया जाता था। इसको भी जो चेंज किया गया है वो कब से? 2017-18 के बजट से हम 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत करने लगे, ठीक है, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब, याद रखिएगा। नेक्स्ट, बजट की जो टीम है, एक बार टीम से मिल लीजिए। तो दोस्तों ये है बजट 2021 टीम,
ठीक है, निर्मला सीतारमन के तत्वाधान में पूरी की पूरी टीम है। देखिएगा तरुण बजाज जी हैं इसमें, जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। देन तुहिन कांता पांडे हैं, जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। अजय भूषण पांडे हैं, जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, वित्त सचिव हैं। देन टीवी सोमनाथन हैं, ये एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी हैं दोस्तों। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, ठीक है। देन है देवाशीष पांडे, जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये पूरी की पूरी टीम है बजट 2021 टीम। समझ गए मेरी बात? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहली बात, अभी आरआरबी पीओ में भी एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था लास्ट ईयर, बजट की जो थीम थी, ठीक है, उस पर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो मतलब दोस्तों ये जो पिलर्स हैं, इस बार का 21-22 का बजट 6 पिलर्स पर बेस्ड है। ये सभी पिलर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको एकदम से रट लीजिएगा, आपके एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। और बजट के क्वेश्चंस पूरे साल पूछे जाते हैं। अब जब तक अगला बजट नहीं आता है तब तक ये बजट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सेशन आपके लिए पूरे साल इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए समझते हैं। यहाँ पर पहला जो है वो है हेल्थ एंड वेलबींग, दूसरा है फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ एस्पायरेशनल इंडिया, एस्पायरेशनल इंडिया का समावेशी विकास। देन री इनविगरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, तो ह्यूमन कैपिटल को क्या करना है, एसेट को आगे बढ़ाना है, ठीक है। देन इनोवेशन एंड R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देन सिक्स्थ है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये 6th पिलर हैं। तो इन 6 पिलर पर बेस्ड है हमारा बजट। अब इसी के बारे में हम डिटेल्ड में आगे जानेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए आप सभी लोग। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हेल्थ एंड वेलबींग की। सरकार ने इस बार स्वास्थ्य पे काफी खर्चा कर दिया है। उसका रीजन बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, देश को पता चला कि हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या कमियां हैं, किस तरीके से इनको सुधारा जा सकता है, और आगे इस तरीके की अगर कोई पैंडेमिक आती है तो उससे लड़ने के लिए क्या हम तैयार हैं। तो अगेन हेल्थ पर काफी कुछ खर्च किया गया है। कुछ बातें हैं जो हम जानते हैं यहाँ पर। सबसे पहले द बजट आउटले फॉर हेल्थ एंड वेलबींग इज 2,23,846 करोड़ इन BE 2021-22। दोस्तों दो बातें मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। अभी जब आप बजट पढ़ रहे हैं तो ये दो शब्द आपको मिलते रहेंगे बार बार, एक मिलता रहेगा BE और एक मिलता रहेगा RE। BE का मतलब होता है बजट एस्टीमेट, बजट का अनुमान, और RE का मतलब होता है रिवाइज्ड एस्टीमेट, ठीक है, मतलब संशोधित अनुमान। तो दो अनुमान होते हैं, एक जो बजट में पैसा दिया गया, उसके बाद कम या ज्यादा जो भी हुआ तो वो रिवाइज्ड एस्टीमेट हो जाता है। तो BE RE जहां पड़े तो इनको क्लियर रखिएगा, रिवाइज्ड एस्टीमेट है या वो बजट एस्टीमेट है। तो यही बात यहां पर कही गई है। 21-22 के बजट एस्टीमेट में कितना पैसा दिया गया, 2,23,846 करोड़ एज अगेंस्ट दिस ईयर्स BE 94,452 करोड़। मतलब दिस ईयर का मतलब, क्योंकि 1 फरवरी को प्रस्तुत किया गया बजट, तो दिस ईयर 2021 में कितना दिया गया था, 94,452 करोड़। तो कितना ज्यादा है दोस्तों, 137% ज्यादा है, 137% एक्स्ट्रा इस बार दिया गया। आप खुद सोच सकते हैं कितने गुना वृद्धि की गई। समझ गए मेरी बात? नेक्स्ट, टेकिंग अ होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ, गवर्नमेंट फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग 3 एरियाज। हेल्थ को फोकस करते हुए सरकार 3 क्षेत्रों पर काम कर रही है। कौन कौन से? प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड वेलबींग। तो दोस्तों एक तो होता है डिसीज के बाद की बातें, जैसे हम जिम जाते हैं तो क्यों जाते हैं? जिम क्या हमारी तबीयत खराब होती है तो जाते हैं? नहीं, हम स्वस्थ बने रहें इसलिए हम जिम जाते हैं। वेलबींग, हमारी सेहत बहुत अच्छी रहे। हम योगा करते हैं, क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि हम स्वस्थ बने रहें। हम योगा इसलिए नहीं करते हैं कि हमें बीमारी है, समझ गए? बीमारी हो जाएगी तो योगा आपसे होगा भी नहीं, समझ गए? तो ये जो चीजें हैं जो हेल्थ आपके स्वास्थ्य को और अच्छा बनाने में मदद करती हैं, इस पर सरकार काम करेगी। तो ये एक तरीके से प्रिवेंटिव है कि कोई व्यक्ति बीमार होगा ही नहीं, उसके पहले ही हम सारे काम करना शुरू कर देंगे। तो बीमारी के बाद की भी बातें हैं, बीमारी के पहले की भी बातें हैं, दोनों बातें यहां पर बताई गई हैं। नेक्स्ट, अ न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना will be launched with an outlay of about 64,180 crore over 6 years.
अगले 6 वर्षों में सबसे पहले समझ लीजिएगा केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना को शुरू किया जाएगा। योजना का नाम है पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। इस योजना के लिए 64,180 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे अगले 6 वर्षों में। याद रखिएगा इस बात को। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन। अब दोस्तों अगेन जो माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण, वो भी भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्कीम स्टार्ट करी थी। उस स्कीम के अंतर्गत क्या किया गया था, जो भी माल न्यूट्रिशन जिस भी घर में है, ठीक है, माल न्यूट्रिशन कुपोषण के शिकार बच्चे हैं, तो वहां पर योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया था, काऊ प्रदान करने की बात कही गई थी कि गाय उनको प्रदान कर दो तो गाय के दूध से क्या होगा, ठीक है, कुपोषण जो है वो सुपोषण में बदल जाएगा। तो इस तरीके से सरकारें सुपोषण को लेकर भी काम करती हैं। दैट्स वाई तो न्यूट्रिशन में देखते हैं सरकार ने क्या किया इस बार। टू स्ट्रेंथन न्यूट्रिशनल कंटेंट डिलीवरी, आउटरीच एंड आउटकम, वी विल मर्ज द सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम। सरकार ने 2 न्यूट्रिशन प्रोग्राम को एक में मर्ज करके एक नया प्रोग्राम चालू किया है। तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड द पोषण अभियान लॉन्च मिशन पोषण 2.0, इन दोनों को एक में समाहित करके विलय करके मिशन पोषण 2.0 को स्टार्ट किया गया है, जो कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड होगा। इंडिया में माल न्यूट्रिशन को कम करने का कार्य करेगा। नेक्स्ट, यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई। दोस्तों एक शब्द है पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर का मतलब पीने योग्य पानी। तो हर जगह अगेन हर घर जल, ये सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। तो इस पर काम किया गया है सरकार के द्वारा। अगेन देखते हैं द जल जीवन मिशन अर्बन। अभी तक जल जीवन मिशन रूरल पे सरकार का फोकस था और लास्ट ईयर आपने बहुत सारी न्यूज जल जीवन मिशन रूरल से सुनी है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, 1 टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा था रूरल एरियाज में। 1 टैप अगेन जैसे आप अपने घर में, ठीक है, टैप ओपन करते हैं और पानी आने लगता है, सेम एज विलेज एरियाज में ऐसा किया गया था, पीने योग्य 1 टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करना। अब अर्बन में सरकार फोकस कर रही है, ठीक है। लॉन्च इट एम्स एट यूनिवर्सल वाटर सप्लाई इन ऑल 4378 अर्बन लोकल बॉडीज विद 2.86 करोड़ हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन एज वेल एज लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इन 500 अमृत सिटीज। दोस्तों लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ड्राई और लिक्विड 2 तरीके के वेस्ट होते हैं, ठीक है। अमृत सिटीज का मतलब क्या है दोस्तों, ऐसे शहर जहां पर अमृत योजना चल रही है। अमृत योजना का फुल फॉर्म क्या है, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों इस योजना को जेनोरम नाम के से योजना चलती थी, JNNURM, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन, जो कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने से रिलेटेड थी। इसी का नाम बदल करके अमृत कर दिया गया था। तो 500 अमृत शहरों में क्या किया जाएगा, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट भी स्टार्ट किया जाएगा। इट विल बी इंप्लीमेंटेड ओवर 5 ईयर्स, अगले 5 वर्षों में ऐसा किया जाएगा विद एन आउटले ऑफ 2,87,000 करोड़। और इसका जो बजट रखा गया कितना, 2,87,000 करोड़ रुपए का बजट है, जो अगले 5 वर्षों में खर्च किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, सफाई रहेगी तो भारत क्या रहेगा, ठीक है, स्वस्थ रहेगा। तो सफाई पे ध्यान देने के लिए क्या काम किया गया है, The Urban Swachh Bharat Mission 2.0 will be implemented with a total finance allocation of 1,41,678 करोड़, 1,41,678 करोड़ और a period of 5 years from 2021-26। तो अगले 5 वर्षों में 1,41,678 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। किस बात के लिए, अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में खर्च किया जाएगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे आते हैं दोस्तों, क्लीन एयर, तो साफ सुथरी हवा मिले, ठीक है। अगेन आप दिल्ली में देखते हैं किस तरीके का पोल्यूशन है। तो कुल मिलाके गवर्नमेंट एयर पोल्यूशन को कम करना चाहती है। अब इससे रिलेटेड क्या किया गया देखिएगा, टू टैकल द इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन द गवर्नमेंट प्रपोज टू प्रोवाइड एन अमाउंट ऑफ 2,217 करोड़ 2,217 करोड़ रुपए फॉर 42 अर्बन सेंटर्स विद अ मिलियन प्लस पॉपुलेशन इन दिस बजट। तो मिलियन प्लस पॉपुलेशन के लिए क्या किया गया है, 2,217 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे 42 अर्बन सेंटर्स पर, ठीक है, जो क्या करेंगे, एयर पोल्यूशन को कम करने का कार्य करेंगे। तो ये क्लीन एयर के लिए काम किया गया है। नेक्स्ट स्क्रैपिंग पॉलिसी। दोस्तों अगेन जब व्हीकल्स पुरानी हो जाती हैं तब आपको पता है,
ठीक है, धुआं ज्यादा निकलने लगता है उनके अंदर, मतलब कार्बन का जो इमिग्रेशन है, उत्सर्जन है, काफी बढ़ जाता है। इसी को देखते हुए सरकार स्क्रैपिंग पॉलिसी लेकर के आई है, जैसे विदेशों में है। मतलब गाड़ियों को चेक किया जाएगा, उनकी टेस्टिंग की जाएगी, फिटनेस टेस्ट होगा, और अगर फिटनेस टेस्ट में गाड़ियां फेल होती हैं तो फिर उनको सड़कों पे जाने नहीं दिया जाएगा। उसके लिए टाइमिंग क्या रखी गई है यहां पर देख लीजिएगा। तो गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, ये वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी होगी टू फेज आउट ओल्ड एंड अनफिट व्हीकल्स, जो पुरानी है या जो अनफिट व्हीकल्स हैं उनको खत्म करने के लिए। व्हीकल्स वुड अंडरगो फिटनेस टेस्ट इन ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर, जितनी भी व्हीकल्स हैं वो ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर में जाएंगी। कब, समय देख लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 20 ईयर्स इन केस ऑफ पर्सनल व्हीकल, अगर हमारा और आपका व्यक्तिगत वाहन है, हमारे घर में कार है, वो हमारा व्यक्तिगत वाहन है, तो उसके लिए 20 साल है। और अदरवाइज जो कॉमर्शियल व्हीकल्स है उसके लिए कितना समय रखा गया है, 15 वर्ष। 15 वर्षों के बाद टेस्ट में जाएंगे और लगेगा अगर प्रॉब्लम है तो क्या किया जाएगा, उनको स्क्रैप के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिससे पोल्यूशन को कम किया जा सकेगा, जैसे कि विदेशों में यह किया जाता है। चलिए, स्क्रैपिंग पॉलिसी के बाद आगे आते हैं दोस्तों, वैक्सीन की बात कर लेते हैं। दोस्तों, वर्तमान में आप जानते हैं इंडिया में 2 वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है। एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविडशील्ड है, SII की कोविडशील्ड है दोस्तों, और दूसरी भारत बायोटेक की क्या है, कोवैक्सीन। आने वाले समय में और भी कई मेडिसिन को अप्रूवल दिएगा, जैसे ज़ायडस कैडिला ज़ाइकोव डी बना रही है, वो भी फाइनल फेज में चल रही है। पुणे की एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वैक्सीन डेवलप कर रही है, रशिया की स्पुतनिक, वो भी इंडिया में आने वाली है। तो नंबर ऑफ कोरोना वैक्सीन इंडिया में एंटर कर रही हैं, अप्रूवल मिलेंगे तो वैक्सीन के लिए कितना खर्चा किया जाएगा उसके लिए समझ लीजिएगा। तो टोटल जो अमाउंट है वो है 35,000 करोड़। ठीक है, समझिएगा। सबसे पहले द न्यूमोकल वैक्सीन, दोस्तों निमोनिया से भारत में बहुत से बच्चों की मौत होती थी, तो निमोनिया को लेकर के भारत की स्वदेशी वैक्सीन जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ही डेवलप करी है, नाम है न्यूमोकल वैक्सीन। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट इज प्रेजेंटली लिमिटेड टू ओनली 5 स्टेट। ये जो न्यूमोकल वैक्सीन है अभी तक सिर्फ 5 राज्यों के लिए सीमित था, लेकिन अब पूरे के पूरे देश में इसको लागू कर दिया जाएगा। दिस विल अवॉइड मोर देन 50,000 चाइल्ड डेथ एनुअली, जो 50,000 बच्चे प्रत्येक वर्ष मर जाते थे, तो अब क्या होगा, निमोनिया की वैक्सीन इंडियन वैक्सीन है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इतना क्योर करने में सफल हो पाएंगे। Then government had provided 35,000 करोड़ for COVID-19 वैक्सीन in BE। अगेन BE आ गया, अब आप समझ जाएंगे ना, बी बजट एस्टिमेट 2021-22। चले नेक्स्ट, अब दोस्तों सेकंड पिलर की बात कर लेते हैं। पहला पिलर हो गया, अब सेकंड पिलर पे आते हैं। सेकंड पिलर क्या है, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकंड पिलर की बात करते हैं। सेकंड पिलर क्या है, आत्मनिर्भर भारत प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। सेकंड पिलर में फर्स्ट पॉइंट यही आता है, हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को निकालेंगे। आप ऐसे समझ लीजिएगा, समझिए, इंडिया को क्या करना है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। लास्ट ईयर के बजट में बात कही थी, लेकिन लास्ट ईयर किसी को नहीं पता था कि कोरोना आ जाएगा और ये वैश्विक महामारी है, पूरा का पूरा विश्व परेशान हो गया, तो भारत कैसे आगे बढ़ सकता था। समझ गए मेरी बात या नहीं। तो दैट्स वाई हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़ाने की जो बात कही थी उसी पर कार्य करेंगे। अब आप एक बात समझिए, इकोनॉमी 5 ट्रिलियन तक पहुंचाना है तो जीडीपी बढ़ानी होगी देश की, और जीडीपी क्या है, GDP is the final money value of GDP is the money value of all the final goods and services produced in the boundaries of economy in a financial year। एक वित्तीय वर्ष में जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है देश में, उसके कुल मूल्य को हम जीडीपी कहते हैं। तो भाई उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा। अब उत्पादन बढ़ाने के लिए जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको कोई ना कोई स्कीम तो आपको प्रोवाइड करनी होगी ना। आप स्कीम प्रोवाइड करेंगे, दैट्स वाई वो मोटिवेट होंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने में, और ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रोडक्शन होगा तो जीडीपी बढ़ेगी। समझिएगा यहाँ पर। तो आवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज़ टू ग्रो इन डबल डिजिट्स ऑन अ सस्टेन्ड बेसिस, बढ़ रहा है। टू अचीव ऑल ऑफ द अबव PLI स्कीम, PLI प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, to create manufacturing global champions for an आत्मनिर्भर भारत have been announced for 13 sector। 13 क्षेत्रों में, ठीक है, अनाउंस किया गया है आत्मनिर्भर भारत, मतलब जो चीजें हम बाहर से मंगा रहे थे उसको इंडिया में ही बनाने के लिए प्रेरित करना। For this the government has committed nearly
1.97 लाख करोड़ ओवर 5 ईयर्स स्टार्टिंग FY 21-22। तो वित्तीय वर्ष 21 और 22 के लिए सरकार क्या कर रही है यहां पर, अगले आने वाले 5 सालों में 1.97 लाख करोड़ मतलब लगभग 2 लाख करोड़ का खर्च यहां पर करेगी सरकार। क्लियर मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। टेक्सटाइल, तो कपड़ा उद्योग के लिए देखते हैं क्या किया गया है। टू इनेबल द टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू बिकम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बन सके, मतलब वैश्विक स्तर पर हम कंपीट कर सके। जैसे अभी कुछ दिन पहले टेक्सटाइल के साथ, ठीक है, क्या किया गया है, जापान के साथ कांटेक्ट किया गया है, इसलिए कि जापान में जो क्वालिटी रिसीव करी जाती है, जो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स वो चाहते हैं वो हम उनको डिलीवर कर सकें, इसलिए उनकी कंपनी से हमने अपने आप को इवैल्यूएट करवाया था। तो अगेन अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट एंड बूस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो अगेन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए धीरे धीरे क्या होगा, चीजें बढ़ेंगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगा। आई स्कीम ऑफ मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, ये शॉर्ट में जरूर याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मित्र का मतलब है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क will be launched in addition to PLI स्कीम। तो प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम के अलावा ये और एक्स्ट्रा है जो कि मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क भी बनाए जाएंगे मित्रा के नाम से। 7 टेक्सटाइल पार्क विल बी स्टैब्लिश्ड ओवर 3 ईयर्स, 7 टेक्सटाइल पार्क अगले आने वाले 3 सालों में बनाए जाएंगे, ये बात बजट में कही गई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं दोस्तों। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन होता है। बैकबोन इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम अवसंरचना कहते हैं, सड़कों का निर्माण है, नहरों का निर्माण है, ठीक है, पुलों का निर्माण है, ये सब चीजें किस में आती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। तो सबसे पहले बात इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग पे की गई है दोस्तों। और फाइनेंसिंग की बात करें तो डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब DFIs को ओपन करने की बात कही है सरकार ने। मतलब ऐसे संस्थान जो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रही हैं कंपनियां, उनको फंडिंग्स प्रोवाइड कर सके, उनको क्रेडिट प्रोवाइड कर सके। तो गवर्नमेंट ऐसा एक DFI सेटअप करने जा रही है, देख लीजिएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग, जितना भी अवसंरचना है इसको लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग चाहिए होता है, मतलब ज्यादा समय के लिए। और डेट फाइनेंसिंग मतलब ऐसा फाइनेंस इनको दिया जाता है जिस पर इनको इंटरेस्ट चुकाना होता है। A professionally managed development financial institution is necessary to act as a provider, enabler and catalyst for infrastructure financing। मतलब एक ऐसे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की रिक्वायरमेंट है जो अगेन इनको फंड प्रोवाइड कर सके, इनको इनेबल कर सके, ठीक है, स्टार्टअप के लिए कैटल कर सके फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, अवसंरचना के लिए ऋण। अकॉर्डिंगली द गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस द बिल टू सेट अप अ DFI, सरकार एक बिल लाएगी जिसके थ्रू DFI को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड अ सम ऑफ 20,000 करोड़ टू कैपिटलाइज दिस इंस्टीट्यूशन। 20,000 करोड़ रुपए सरकार इस इंस्टीट्यूशन को देगी इसकी स्टार्टिंग में, इसको कैपिटलाइज करने का मतलब कोई भी जब संस्था शुरू होती है तो स्टार्टिंग में कोई अमाउंट देना पड़ता है ना, तो 20,000 करोड़ इसको दिया जाएगा। The ambition is to have a lending portfolio of at least 5 crore for this DFI in 3 years time। इसका लेंडिंग पोर्टफोलियो आने वाले 3 सालों में 5 लाख करोड़ तक का बनाना है। मतलब 20,000 करोड़ से इसको शुरू किया जाएगा और आने वाले 3 सालों में 5 लाख करोड़ तक का इसका लेंडिंग स्ट्रक्चर क्रिएट कर देना है। मतलब 5 लाख रुपए तक के ऋण देने लायक इस संस्था को बना देना है। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर में शार्प इंक्रीज इन कैपिटल बजट। कैपिटल बजट का मतलब दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जो पैसा खर्च किया जा रहा है, हम उसे कैपिटल बजट के बारे में जानते हैं, समझिएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं दोस्तों, ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो एसेट्स को क्रिएट करने के काम आते हैं, किसमें, संपत्तियों को बनाने के काम आते हैं। जैसे पुल बना दिया, अब पुल हो गया भाई 10 सालों के लिए, 15 सालों के लिए, 20 सालों के लिए, ऐसा तो नहीं है कि तुरंत बनाने लग जाओगे उसको। और अगेन पुल बन गया तो क्या हुआ, इकोनॉमी को बेनिफिट हुआ ना। देन सड़क आपने बना दी, टोल टैक्स मिलने लग गया। तो कोई भी ऐसा निर्माण जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हो और जो सरकार को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा हो, हम वहां पर कैपिटल की बात करते हैं। और एसेट दे रहा हो, संपत्ति बन रही हो वो, ठीक है। तो अगेन इन द BE 2020-21 मतलब बजट एस्टीमेट 2021 जो दिस फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, गवर्नमेंट हैड प्रोवाइडेड 4.12 लाख करोड़ फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवाइज एस्टीमेट 2021 इज 4.39 लाख करोड़। क्या मतलब हुआ,
2020-21 के बजट में जो दिया गया था पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए वो था 4.12 लाख करोड़, लेकिन खर्चा कितना हो गया 4.39 लाख करोड़, 4.39 लाख करोड़ खर्च हो गया। और 21-22 के लिए सरकार ने क्या प्रपोजल दिया है, गवर्नमेंट प्रपोजेस अ शार्प इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड थस प्रोवाइडेड 5.54 लाख करोड़ विच इज 34.5% मोर देन बी ऑफ 2020-21। ये जो है ना बजट एस्टीमेट 2021, तो बजट एस्टीमेट 2021 से 34.5% बढ़ा करके इस बार दिया गया है, कितना 5.54 लाख करोड़, याद रखिएगा। नेक्स्ट, रोड एंड हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। अब सड़क और हाईवे की अगर हम बात करें क्या क्या किया गया है देख लीजिएगा। सबसे पहले तो टोटल आउटले की बात कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एलोकेशन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन पर बिल्कुल फोकस बना करके एक पेन और कॉपी लेकर के लिख लेना, ठीक है। गवर्नमेंट प्रोवाइडेड एन इनहांस्ड आउटले ऑफ 1,18,101 लाख करोड़, 1,18,101 लाख करोड़ फॉर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ऑफ विच 1,08,230 करोड़ फॉर कैपिटल, द हाईएस्ट एवर। कुल पैसा जो इस मिनिस्ट्री को दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जिसके हेड नितिन गडकरी हैं, कितना 1,18,101 लाख करोड़, ठीक है, इतना पैसा दिया गया है, जिसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर पर कितना खर्च होने वाला है 1,08,230 करोड़। तो अगेन सड़कों का निर्माण किया जाएगा, हाईवे बनाए जाएंगे नए नए, उस पर यह पैसा खर्च किया जाएगा। 3500 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे। अब कहां कहां क्या क्या हाईवे वर्क इनसे किया जाएगा, तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं, समझ लीजिएगा। तो 3500 किलोमीटर नेशनल हाईवे वर्क्स इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु में 3500 किलोमीटर हाईवे वर्क किए जाएंगे एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.03 लाख करोड़, 1.3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। दीज इंक्लूड मदुरई कोल्लम कॉरिडोर, मदुरई से कोल्लम का कॉरिडोर डेवलप किया जाना है, चित्तौड़ से थचूर का कॉरिडोर डेवलप किया जाना है। कंस्ट्रक्शन विल स्टार्ट नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष तक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया जाएगा। दूसरा, 1100 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे, 1100 किलोमीटर का नेशनल हाईवे वर्क्स इन द स्टेट ऑफ केरला, केरला में किया गया है। इन्वेस्टमेंट कितना है 65,000 करोड़, इंक्लूडिंग 600 किलोमीटर सेक्शन ऑफ मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर इन केरला। तो मुंबई से कन्याकुमारी का जो कॉरिडोर केरला में पड़ता है वो भी इसमें 600 किलोमीटर का इंक्लूड हो रहा है। नेक्स्ट, 675 किलोमीटर ऑफ हाईवे वर्क स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल at a cost of 25,000 करोड़, इंक्लूडिंग अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रोड कोलकाता टू सिलीगुड़ी। कोलकाता से जो सिलीगुड़ी रोड है उसको अपग्रेड करते हुए 675 किलोमीटर के हाईवे वर्क्स वेस्ट बंगाल में किए जाने हैं, और वेस्ट बंगाल में तो जल्दी किए जाने हैं, क्यों, वेस्ट बंगाल में चुनाव है। नेशनल हाईवे वर्क्स ऑफ अराउंड 19,000 करोड़ आर करेंटली इन प्रोग्रेस इन द स्टेट ऑफ आसाम, आसाम में 19,000 करोड़ के, ठीक है, 19,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। फर्दर वर्क्स ऑफ मोर देन 34,000 कवरिंग मोर देन 1,300 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज, मतलब 34,000 करोड़ और दिया गया है, अभी इतना का काम चल रहा है, 34,000 करोड़ और दिया गया है जो कि 1,300 किलोमीटर और कवर करेंगे। विल बी अंडरटेकन इन द स्टेट इन द कमिंग 3 ईयर्स, अगले आने वाले 3 सालों में ऐसा किया जाएगा। आई होप आपको बातें क्लियर हो रही हैं, क्लियर हो रही हैं। आगे अब बात करते हैं दोस्तों रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की। रेलवे में क्या किया गया, अब रेलवे क्यों आ गई यहां पर, पहले रेलवे का सेपरेट बजट आता था, कब, बिफोर 2017-18 बजट, मतलब 2016-17 तक रेलवे अलग रहता था बजट, लेकिन इस बार अब तो साथ में ही चल रहा है 2017-18 से, तो 17-18 में, ठीक है, जो बातें करी गई थी अब वही कंटिन्यू चल रही हैं। तो 2021-22 में रेलवे के लिए क्या है देखिएगा, गवर्नमेंट प्रोवाइडेड अ रिकॉर्ड सम ऑफ 1,10,015 करोड़ फॉर रेलवे, ऑफ विच 1,07,100 करोड़ इज फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। सरकार ने 1,10,055 करोड़ रुपए ये कुल पैसा रेलवे को दिया है, जिसमें से 1,07,100 करोड़ रुपए के कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे, मतलब 1,07,100 करोड़ का कुछ ऐसा काम किया जाएगा जिससे एसेट का निर्माण होगा, जैसे पटरियां बनाई जाएंगी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी लाइन को कन्वर्ट किया जाएगा, जहां जहां अभी भी डीजल इलेक्ट्रिक लाइन है, मतलब डीजल लाइन है, उनको इलेक्ट्रिक लाइन में कन्वर्ट किया जाएगा, जहां मीट्रिक गेज है नैरो गेज में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है, सॉरी, मीट्रिक गेज को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है, ब्रॉड गेज जो इलेक्ट्रिक नहीं है उनको इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा, ये सारे खर्चे रेलवे करेगा। तो इंडियन रेलवेज हैव प्रिपेयर्ड अ नेशनल रेल प्लान
नेशनल रेल प्लान बनाया जाएगा फॉर इंडिया 2030। ये नेशनल रेल प्लान कब तक के लिए? 2030 तक के लिए। द प्लान इज टू क्रिएट फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2030। 2030 तक फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम को डेवलप किया जाएगा। इट इज एक्सपेक्टेड दैट वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC and Eastern Dedicated Freight Corridor will be commissioned by June 2022। अगले साल जून तक दो जो कॉरिडोर बन रहे हैं, ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये जून 2022 तक बन जाने हैं और बीच बीच के सेक्शन बनते जा रहे हैं, उनको इनॉग्रेट किया जाता रहा है। ठीक है, तो समझ लीजिएगा यहां पर ये दोनों के दोनों कॉरिडोर हैं, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। ये दोस्तों है वेस्टर्न कॉरिडोर। कहां से शुरू हो रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश के दादरी से शुरू हो रहा है। आप यहां पर देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश के दादरी से शुरू हो रहा है। कहां तक जाना है दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ये इस तरीके से निकलेगा पूरा का पूरा और कहां पहुंचेगा? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तक पहुंचेगा। देन ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये कहां से? तो दोस्तों ये लुधियाना के पास एक जगह साहनेवाल से शुरू हो रहा है और कहां पे खत्म हो रहा है? वेस्ट बंगाल के दनकुनी पर। कहां? वेस्ट बंगाल के दनकुनी पे खत्म हो रहा है, ये बात याद रखिएगा। तो ये दोनों कॉरिडोर जो हैं जून 2022 तक बन करके डेवलप हो जाएंगे। हालांकि बीच बीच के सेक्शंस को डेवलप ओपन किया जाता रहा है, तो वो करते रहेंगे, कंप्लीट हो जाएंगे जून 2022 तक। अब आगे एक बात कही गई है, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ब्रॉड गेज रूट विल बी कंप्लीटेड बाय दिसंबर 2023। दिसंबर 2023 तक क्या किया जाएगा? इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट कर दिया जाएगा ब्रॉड गेज पर। तो जितने भी ब्रॉड गेज हैं याद रखिएगा। नेक्स्ट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी अवसंरचना पे क्या खर्च किया गया है समझिएगा। 2 न्यू टेक्नोलॉजीज, शहरी अवसंरचना पे सबसे ज्यादा फोकस दोस्तों मेट्रो पे किया गया है इस बार, कि जितनी ज्यादा मेट्रो होंगी, क्योंकि आप जिस तरीके से दिल्ली में मेट्रो की सफलता आप सभी ने देखी, दिल्ली जो कि मेट्रो अगेन दिल्ली मेट्रो जो कि दिल्ली की लाइफलाइन कही जाती है, तो सरकार ने सोचा हर जगह अगर हम मेट्रो ले आते हैं तो सड़कों का जो यातायात है वो काफी हद तक कम किया जाएगा और सड़कों का यातायात अगर कम होगा तो ऑब्वियसली पोल्यूशन को भी कम करने में मदद मिलेगी हमें। तो समझिएगा 2 नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी जा रही हैं, दैट इज मेट्रोलाइट एंड मेट्रोनियो will be developed to provide metro rail systems at much lesser cost। ये जो मेट्रो सिस्टम है बहुत ही कम कॉस्ट में होगा, with the same experience, और एक्सपीरियंस वही मेट्रो वाला होगा, convenience and safety in tier 2 cities। तो tier 2 cities में इनको डेवलप किया जाएगा and peripheral areas of tier 1 cities। tier 1 cities का जो पेरीफेरल लगता हुआ एरिया है ना, वहां पर इसको डेवलप किया जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेंट्रल काउंटर पार्ट फंडिंग विल बी प्रोवाइडेड टू। कौन कौन से मेट्रो प्रोजेक्ट आ रहे हैं और उनके लिए क्या क्या सरकार ने फंडिंग की है समझ लीजिएगा। कोची मेट्रो रेलवे फेज सेकंड के लिए 11.5 किलोमीटर का ये फेज सेकंड है, कितनी कॉस्ट पे? 1957.05 करोड़। चेन्नई मेट्रो रेलवे फेज 2 118.9 किलोमीटर एट अ कॉस्ट ऑफ 63,246 करोड़। देन बेंगलुरु मेट्रो रेलवे, तो बेंगलुरु मेट्रो रेलवे के लिए प्रोजेक्ट फेज 2A एंड 2B के लिए 58.19 किलोमीटर का ये फेज होगा, जिसकी कॉस्ट होगी 14788 14,788 करोड़ रुपए। देन नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज 2 एंड नासिक मेट्रो एट अ कॉस्ट ऑफ 5976 करोड़ एंड 2092 करोड़ रिस्पेक्टिवली। इसी तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। अब दोस्तों पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया गया। अ रिवैम्प्ड रिफॉर्म्स बेस्ड रिजल्ट लिंक्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। अगेन जो डिस्कॉम्स हैं, ऐसी कंपनियां जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही हैं सरकार से लेकर के, उनको डिस्कॉम कंपनीज बोलते हैं। तो रिवैम्प्ड रिफॉर्म्स बेस्ड मतलब जिस तरीके का उनका रिफॉर्म होगा, तो रिफॉर्म बेस्ड रिजल्ट लिंक्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम विल बी लॉन्च्ड विद एन आउटले ऑफ 3,05,984 करोड़ ओवर 5 ईयर्स। तो 3,05,984 करोड़ रुपए का आउटले रखा गया है। द स्कीम विल प्रोवाइड असिस्टेंस टू डिस्कॉम्स, जितनी भी क्या है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाली कंपनी है डिस्कॉम कहते हैं, तो डिस्कॉम को इस पैसे से सहायता दी जाएगी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, कि इलेक्ट्रिसिटी का और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकें, इंक्लूडिंग प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग।
तो ये बड़े बड़े शहरों में लागू हो चुकी है, अब और जगह इनको लागू करना है। प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग का मतलब आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर होगा वो भी आपके मोबाइल फोन के रिचार्ज जैसा होगा। रिचार्ज करा लेंगे, जैसे इस्तेमाल करते हैं, जब आपका टॉक टाइम खत्म हो जाता है या समय खत्म हो जाता है उसके बाद फिर से रिचार्ज कराना पड़ता है। सेम एज यहाँ पर प्रीपेड स्मार्ट मीटर होंगे, पहले से ही आपको मीटर में रिचार्ज कराना होगा। जितने यूनिट तक आप जला रहे हैं जब उसका रिचार्ज कंप्लीट हो जाएगा फिर से आपको कराना पड़ेगा, जिससे ये जो बिजली का बिल बकाया हो जाता है ना बहुत से लोगों का, लाखों करोड़ों, ठीक है, सरकार को लॉस होता है तो सरकार इस लॉस से बच सकेगी। एंड फीडर सेपरेशन अपग्रेडेशन ऑफ सिस्टम्स टाइड टू फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट, ये सारे काम किए जाएंगे। द गवर्नमेंट इज नाउ प्रपोज टू लॉन्च अ हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। तो दोस्तों गवर्नमेंट हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को भी लागू करने जा रही है 2021-22 के लिए, फॉर जनरेटिंग हाइड्रोजन फ्रॉम ग्रीन पावर सोर्सेज। तो ग्रीन पावर सोर्सेज से हाइड्रोजन को जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट प्रयासरत है, जिसके लिए हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, क्या बात कही गई? उज्ज्वला स्कीम के बारे में आप सभी ने सुना होगा। क्यों सुना होगा मैं आपको बता रहा हूं। जब आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल पड़वाने जाते होंगे तो वहां पर उज्ज्वला स्कीम का एक पोस्टर आपको जरूर दिख जाता होगा। मैंने तो कई पेट्रोल पंप पे देखे हैं। यहां पर क्या किया जा रहा था दोस्तों, महिलाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा था रूरल एरियाज में या ऐसे एरियाज में जहां पर कनेक्शंस नहीं है। तो उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत अब तक 8 करोड़ परिवारों को एलपीजी का फ्री ऑफ कॉस्ट कनेक्शन दिया गया, जिसको अब 1 करोड़ और एक्सटेंड किया जाएगा। 8 करोड़ लोगों को दिया जा चुका है, 1 करोड़ लोगों को और उज्ज्वला से जोड़ा जाएगा। We will add 100 more districts in the next 3 years to city gas distribution network। जो शहरों का गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, गैस डिस्ट्रीब्यूशन शहरों में पाइपलाइन के थ्रू दी जाती है। सिलेंडर की आवश्यकता नहीं होती है, सीधे एक पाइप आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। जितना इस्तेमाल करो, जैसे घर में वाटर की पाइप लगी है ना, सरकार आपके घर में पानी भेज देती है, फिर पानी का एक मीटर लगा है, जितना आप इस्तेमाल करते हो बिल आता है दे देते हो। सेम एज ये पूरा गैस पाइपलाइन सिस्टम है। तो बार बार सिलेंडर भरवाने के लिए सिलेंडर ले जाओ लाओ, ये सिस्टम सरकार धीरे धीरे खत्म कर रही है। तो 100 और जिले जोड़े जाएंगे अगले 3 सालों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंतर्गत। नेक्स्ट, गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट विल बी टेकन अप इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो दोस्तों गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट जम्मू और कश्मीर तक भी पहुंचाया जाएगा, जम्मू और कश्मीर तक भी पहुंचाया जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, फाइनेंशियल कैपिटल की बात करें, वित्तीय पूंजी। तो वित्तीय पूंजी में क्या किया गया है समझिएगा। सेबी एक्ट, 3 बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये समझिएगा। गवर्नमेंट प्रपोज्ड टू कंसोलिडेट, कंसोलिडेट का मतलब होता है इकट्ठा कर देना, एक में मर्ज कर देना। द प्रोविजंस ऑफ, अगेन प्रावधान किसके किसके, सेबी एक्ट 1992, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 एंड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2007 इनटू अ रेशनलाइज्ड सिंगल सिक्योरिटीज मार्केट कोड। दोस्तों शेयर मार्केट की बात करें तो ये चारों कोड शेयर मार्केट से रिलेटेड हैं। इन चारों के प्रावधानों को एक में मर्ज करके सिंगल सिक्योरिटी मार्केट कोड को डेवलप किया जाएगा। मतलब एक ही कोड ऑफ कंडक्ट होंगे, एक तरीके से जो प्रोविजंस होंगे सभी को एक जगह लिस्ट किया जाएगा। तो ये चारों एक्ट याद रख लीजिएगा, इन चारों के प्रावधानों को मर्ज किया जाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट वुड सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ अ वर्ल्ड क्लास फिनटेक हब एट गिफ्ट IFSC। लगातार आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं जिसमें हम गिफ्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। गिफ्ट का फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस एंड टेक सिटी, जिसको गिफ्ट सिटी के नाम से जानते हैं। गुजरात के गांधीनगर में स्टैब्लिश किया गया है, जिसको सरकार एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस का बहुत बड़ा सेंटर बनाना चाहती है। और IFSCA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के चेयरमैन कौन बनाए गए थे, इंजेती श्रीनिवास, इंजेती श्रीनिवास। तो दोस्तों सरकार इसको वर्ल्ड क्लास फाइनेंस टेक, ठीक है, बनाना चाहती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा फिनटेक में इंडिया को इन्वेस्टमेंट मिल सके और इंडिया फिनटेक में भी आगे बढ़ सके। नेक्स्ट, फाइनेंशियल कैपिटल में ही देखिएगा, टू गिव अ फर्दर बूस्ट टू नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सेक्टर। जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सेक्टर है उसको बूस्ट अप करने के लिए गवर्नमेंट प्रपोज टू प्रोवाइड एडिशनल कैपिटल इन्फ्यूजन, एक मतलब कुछ और कैपिटल देने वाली है। 1000 करोड़ टू सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 1000 करोड़ रुपए और दिए जाएंगे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को बूस्ट अप करने के लिए। एंड 1500 करोड़ टू इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA।
ठीक है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को 1500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इन द बजट 2018-19 the government had announced its intent to establish a system for regulated gold exchanges। दोस्तों सोने का, जैसे आप शेयर की खरीद और बिक्री करते हैं कहां से, स्टॉक एक्सचेंज से, ऐसे गोल्ड के भी एक्सचेंज हैं। तो 2018-19 के बजट में सरकार ने क्या कहा था, यहां पर सरकार ने अपना एक इंटेंशन जारी किया था, क्या करने के लिए, गोल्ड एक्सचेंजेस को रेगुलेट करने के लिए। और अगेन अब क्या किया गया है, सेबी को इस पर्पस के लिए चुना गया है। तो सेबी को भी नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो जितने भी गोल्ड एक्सचेंजेस हैं इनका भी रेगुलेटर कौन बन जाएगा दोस्तों, सेबी बन जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की लिमिट बढ़ा दी गई है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अभी तक 49% थी, अब बढ़ा करके 74% कर दिया गया है, जिसके लिए इंश्योरेंस एक्ट 1938 में अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। देन रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पीएसबी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जितने लोगों के बैंक एग्जामिनेशंस हैं सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पब्लिक सेक्टर बैंकों में कितना अमाउंट इन्फ्यूज किया गया है। तो समझिएगा, सबसे पहले टू फर्दर कंसोलिडेट द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ पीएसबीज, जितने पब्लिक सेक्टर हैं बैंक्स हैं उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए रिकैपिटलाइजेशन किया गया है 20,000 करोड़ का 21-22 में। 21-22 में सरकार पब्लिक सेक्टर बैंकों को 20,000 करोड़ रुपए प्रदान करेगी। कितना, और इस समय पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो कितने बचे हैं, 12 बचे हैं दोस्तों मर्जर के बाद। देन डिपॉजिट इंश्योरेंस में क्या है समझिएगा, टू इंप्रूव क्रेडिट डिसिप्लिन व्हाइल कंटिन्यूइंग टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल बोरोवर्स। जो छोटे उधारकर्ता हैं स्मॉल बोरोवर्स, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और क्रेडिट डिसिप्लिन, ठीक है, मतलब जो क्रेडिट दिया जा रहा है उसको रेगुलेट करना, उसकी डिसिप्लिन अनुशासन बना करके रखना। फॉर एनबीएफसीज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज विद मिनिमम एसेट साइज ऑफ 100 करोड़। ऐसी एनबीएफसीज जिनका मिनिमम एसेट साइज कितना हो, 100 करोड़। द मिनिमम लोन साइज एलिजिबल फॉर डेट रिकवरी अंडर द सरफासी एक्ट। मतलब ये जो डेट रिकवरी का ये जो साइज है, लोन साइज, ठीक है, सरफासी एक्ट किस लिए काम में आता है, तो दोस्तों सरफासी एक्ट जब आपके पास आपने कोई लोन दिया हो किसी संस्था ने और वो लोन सिक्योर्ड हो, तब सरफासी एक्ट काम करता है। इसी के अंतर्गत उनकी संपत्तियों को सेल आउट किया जाता है। 2002 इज प्रपोज टू रिड्यूस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ 50 लाख टू 20 लाख। अभी जो 50 लाख का लेवल था उस लेवल को घटा करके कितना कर दिया गया है, 20 लाख कर दिया गया है। याद रखिएगा, किसके लिए, ऐसी एनबीएफसीज के लिए जिनका एसेट साइज कितना है, 100 करोड़। चलिए नेक्स्ट, कंपनी मैटर्स। अब कंपनी के मामलों से संबंधित क्या बात करी गई है देख लीजिएगा। गवर्नमेंट प्रपोज टू रिवाइज द डेफिनेशन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार सरकार ने क्या किया है, छोटी कंपनी स्मॉल कंपनीज की परिभाषा को बदल दिया है। क्या है परिभाषा, नॉट एक्सीडिंग 50 लाख, 50 लाख से ज्यादा नहीं, टू नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़, 50 लाख से ज्यादा नहीं और 2 करोड़ से ज्यादा नहीं, टर्नओवर जिनका कितना हो 2 करोड़ और नॉट एक्सीडिंग 20 करोड़। ये डेफिनेशन कर दी है किसकी, स्मॉल कंपनीज की। तो 2013 कंपनी अधिनियम के अंतर्गत, कंपनी एक्ट पहले 1956 था, अमेंड 2013 में हुआ था, इसलिए अब कंपनी अधिनियम या कंपनी एक्ट 2013 लिखते हैं। तो स्मॉल कंपनीज की परिभाषा बदल दी गई। एलिजिबिलिटी आपके सामने मैंने यहां पर मेंशन कर दी है। नेक्स्ट, डिसइन्वेस्टमेंट। दोस्तों डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, इसी पे दोस्तों थोड़ा सा बवाल भी मचा हुआ है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ऐसी कंपनियां जो सरकारी हैं, जिनमें सरकार अपना स्टेक सेल कर रही है। सरकार अपना स्टेक सेल कर देगी तो क्या होगा, अगर 51% से कम हो गया, मान लीजिए किसी कंपनी में सरकार का स्टेक था 61% और सरकार ने 20% स्टेक को सेल आउट कर दिया, तो फिर क्या हो गया, कंपनी प्राइवेट हो गई। समझ गए मेरी बात या नहीं, क्यों, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टेक गवर्नमेंट का खत्म हो गया, 51% पे मेजॉरिटी मिलती है। तो अगेन इस बार का टारगेट कितना है देखिएगा, तो गवर्नमेंट हैड एस्टिमेटेड 1,75,000 करोड़ एज रिसीव्ड फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट इन बीई बजट एस्टीमेट 21-22। तो अगेन 21-22 के बजट से सरकार ये अपेक्षा करती है कि डिसइन्वेस्टमेंट से 1,75,000 करोड़ रुपए हमें मिलेंगे। अदर देन आईडीबीआई बैंक, दोस्तों आईडीबीआई बैंक की बात करें तो 1964 में एज अ डेवलपमेंट बैंक एस्टेब्लिश हुआ, 2004 में
पब्लिक सेक्टर बैंक बना, लेकिन राइट नाउ वो क्या है, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। क्यों? क्योंकि मोर देन स्टेक उसमें LIC का है। तो अदर देन IDBI बैंक को छोड़कर वी प्रपोज टू टेक अप द प्राइवेटाइजेशन ऑफ 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड 1 जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन द ईयर 2021-22। समझ लीजिएगा, यहां पर 2 पब्लिक सेक्टर बैंक ऐसे होंगे जिनका प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। ये बात याद रखिएगा, 2 ऐसे पब्लिक सेक्टर बैंक होंगे जिनका प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। कौन होगा ये नहीं बताया गया है। तो समझ लीजिएगा, यहां पर 2020 में भी 1 अप्रैल 2020 में मर्जर होने के बाद ये 12 बैंक बचे हैं। आपके सामने देख लीजिएगा, पंजाब नेशनल बैंक है जिसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हो गए। कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक मर्ज हो गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा और कॉर्पोरेशन बैंकों का मर्जर कर दिया गया। इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का मर्जर हो गया। SBI तो अगेन SBI के एसोसिएट पहले SBI में, ठीक है, मर्जर हो चुके थे, अकेला SBI बचा है, अब उसके कोई भी एसोसिएट बैंक्स नहीं हैं। देन बैंक ऑफ बड़ौदा, ये भी अमलगमेशन पहले हो गया, देना बैंक वगैरह इसमें मर्ज हो गए थे। देन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक। तो ये वो 12 बैंक हैं जो बचे हैं। अब इसमें से किसका मर्जर होना है दोस्तों? ऑब्वियसली जिसका जो कैपिटल साइज है या NPA भी देखा जाएगा क्या है, किस तरीके से है, उनका मर्जर कर दिया जाएगा। तो सरकार ने अभी ये स्पष्ट तो नहीं किया है कि कौन, लेकिन हाँ ये बताया है कि 21-22 में 2 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होना है, एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का भी प्राइवेटाइजेशन होना है। चलिए अब थर्ड पिलर पे आते हैं दोस्तों, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पायरेशनल इंडिया। एस्पायरेशनल इंडिया किसे कहा गया है? एस्पायरेशनल इंडिया उस इंडिया को कहा गया है जहां पर अभी डेवलपमेंट बहुत कम हुआ है, उसको आगे लेकर के चलना। अर्बनाइजेशन जहां नहीं हुआ है, जैसे एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो कितने 112 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया में हैं जिनको डेवलप करने की बात कही जाती है, तो जानते हैं। अब इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पायरेशनल इंडिया में सबसे पहले बात आती है एग्रीकल्चर की। अब कृषि के लिए क्या किया गया तो समझिएगा, पंचायती राज दिवस पर क्या किया गया था, स्वामित्व नाम की स्कीम स्टार्ट करी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और हरियाणा से स्टार्ट किया गया था। स्वामित्व के अंतर्गत जितने भी खेतों के मालिक हैं उनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा था। अब टिल नाउ 1.80 लाख प्रॉपर्टी ऑनर्स इन 1241 विलेजेस हैव बीन प्रोवाइडेड कार्ड्स। 1241 गांवों में 1,80,000 लोगों को स्वामित्व का कार्ड मतलब कंफर्मेशन मिल गया उनकी अपनी जमीनों का। गवर्नमेंट नाउ प्रपोजेस ड्यूरिंग FY 21-22 एक्सटेंड टू कवर ऑल स्टेट्स यूटीज। स्वामित्व योजना को सभी राज्यों में अब बढ़ाए जाने की बात सरकार ने कही है कि सभी राज्यों तक, सभी केंद्र शासित प्रदेशों तक इस योजना को पहुंचाया जाए। देन टू प्रोवाइड एडिक्वेट क्रेडिट टू अवर फार्मर्स, गवर्नमेंट इनहांस द एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट। दोस्तों कृषि क्षेत्र में ऋण का टारगेट बढ़ा दिया गया। अब कृषि क्षेत्र में 21-22 में कितना ऋण प्रदान किया जाएगा दोस्तों? ये 16.5 लाख करोड़, 16.5 लाख करोड़ का अमाउंट एज अ फॉर्म ऑफ लोन बांटा जाएगा कृषि के क्षेत्र में, कृषि और कृषि से संबंधित एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। The government will focus on ensuring increased credit flows to animal husbandry, dairy and fisheries. तो एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, डेयरी प्रोडक्ट्स और फिशरीज, इन तीनों में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा सरकार की तरफ से। इन तीनों सेक्टर्स को पहले प्रमोट करने की बात सरकार ने कही है। देन एग्रीकल्चर में ही देखते हैं, गवर्नमेंट इनहांस द एलोकेशन ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अगर आपने नाबार्ड को अच्छे से पढ़ा है और अगर आपने PSL को अच्छे से पढ़ा है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में ही एक टॉपिक आता है दोस्तों कि अगर कोई बैंक PSL के टारगेट को फॉलो नहीं कर पाता है तो क्या होगा। तो जितने भी बैंक PSL का टारगेट फॉलो नहीं कर पाते हैं और वो इंडियन बैंक्स हैं, तो उनका जो शॉर्टफॉल अमाउंट है वो इसी फंड में जमा कर दिया जाता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। और वो जो पैसा यहाँ पे जमा किया जाता है, ठीक है, फिर जितने बैंक यहां पर पैसा जमा करते हैं कुछ समय बाद उनको पैसा वापस कर दिया जाता है, ठीक है। तो RIDF में इस बार कितना दिया गया है दोस्तों? 30,000 करोड़ से बढ़ा करके कितना 40,000 करोड़ कर दिया गया है। 30,000 दे रहे थे, आप 40,000 कर दिए हैं। इस फंड का काम क्या है दोस्तों? रूरल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करना, उन्हें फंडिंग प्रोवाइड करना। देन माइक्रो इरिगेशन फंड,
दोस्तों माइक्रो इरिगेशन का मतलब क्या होता है? माइक्रो इरिगेशन का मतलब होता है लघु सिंचाई। ऐसे सिंचाई के साधन जो कम क्षेत्र में कार्य करते हैं। जैसे हम बात करते हैं ट्यूबवेल की, खेतों में ट्यूबवेल लगे होते हैं ना, एक ट्यूबवेल से कितनी सिंचाई कर लेंगे। प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो पहले तालाब होते थे, तालाब से कितनी सिंचाई होती थी भाई? ज्यादा से ज्यादा आसपास के 8-10 खेत कवर कर सकते हो। एक शब्द होता है मैक्रो इरिगेशन, मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा देना। जैसे नहर निकाल दी गई, अब नहर जितने किलोमीटर की भी आपने निकाली है, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, जिन एरिया से वो नहर निकली हुई है वहां पानी मिल रहा है लोगों को, तो अगेन वो एक बड़ा एरिया कवर कर रहा है या नहीं? तो माइक्रो इरिगेशन जो छोटा एरिया कवर करे, मैक्रो इरिगेशन जो बड़ा एरिया कवर करे। तो माइक्रो इरिगेशन के लिए 5,000 करोड़। और इरिगेशन पे सरकार क्यों फोकस कर रही है? क्योंकि आपको पता है इंडिया की एग्रीकल्चर मॉनसून पे डिपेंडेंट होती है। क्यों मॉनसून पे डिपेंडेंट है? क्योंकि इतना पानी मिल ही नहीं पाता है खेतों को। तो जब तक मानसून नहीं अच्छा होगा तब तक हमारे देश में फसल अच्छी नहीं होती है। बट सरकार ने सोचा प्रोडक्टिविटी तो बढ़ानी है, तो क्या करना पड़ेगा भाई? इरिगेशन के साधन प्रोवाइड कर दो। क्रिएटेड अंडर नाबार्ड, तो माइक्रो इरिगेशन फंड भी नाबार्ड के अंतर्गत क्रिएट किया जाएगा 5,000 करोड़ रुपए से। गवर्नमेंट प्रपोजेस टू डबल इट बाय ऑगमेंटिंग इट बाय अनदर 5,000 करोड़। तो 5,000 करोड़ से स्टैब्लिश किया गया था इस फंड को, 5,000 करोड़ इसमें और ऐड कर दिया गया, अब ये 10,000 करोड़ का फंड हो गया है। नेक्स्ट, टू बूस्ट वैल्यू एडिशन इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स, कृषि के क्षेत्र में और कृषि से संबंधित क्षेत्रों में, ठीक है, प्रोडक्ट्स की वैल्यू को इनहांस करने के लिए और उसके एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए द स्कोप ऑफ ऑपरेशन ग्रीन स्कीम। दोस्तों ऑपरेशन ग्रीन की बात करें तो ऑपरेशन ग्रीन के अंतर्गत अभी टोमेटो, ओनियन, पोटैटोज आते थे, जिसको हम टॉप के नाम से जानते थे। टॉप, टोमेटो, ओनियन, पोटैटोज, सबसे जल्दी इन्हीं के प्राइस फ्लक्चुएट होते थे, तो इनके लिए ऑपरेशन ग्रीन लॉन्च कर दिया गया कि इनके प्राइस को मैनेज करते रहना। विल बी इनलार्ज टू इंक्लूड 22 पेरिशेबल प्रोडक्ट्स। अब इस टॉप को, ये जो टॉप नाम से स्कीम है ना, टोमेटो, ओनियन, पोटैटोज, इसको क्या किया जाएगा? हालांकि जम्मू कश्मीर में ऐसा किया जा सकता है और मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, टॉप टू टोटल तक पहुंचाया जाएगा, टॉप से लेकर के टोटल तक सभी। तो सभी अभी यहां पर बजट में जो बात कही गई वो बात कही गई है 22 पेरिशेबल प्रोडक्ट्स। पेरिशेबल का मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे फ्रूट्स वगैरह, समझ गया नहीं? तो इनको जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट, फिशरीज की बात करें, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन की बात करें तो द गवर्नमेंट प्रपोज सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न फिशिंग हार्बर्स। हार्बर का मतलब होता है दोस्तों बंदरगाह, तो मछली के लिए क्या किया है? फिशिंग हार्बर्स डेवलप किए जाएंगे एंड फिश लैंडिंग सेंटर्स, और फिश लैंडिंग सेंटर्स को डेवलप किया जाएगा। टू स्टार्ट विद, इसको शुरू करने के लिए 5 मेजर फिशिंग हार्बर्स, 5 फिशिंग हार्बर्स मतलब मत्स्य पालन के लिए बंदरगाह डेवलप किए जाएंगे। कौन? कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप एंड पेटूघाट। पेटूघाट विल बी डेवलप्ड एज हब्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इन 5 हार्बर्स को इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक क्रियाओं के एक हब के रूप में डेवलप, विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट, माइग्रेंट वर्कर्स एंड लेबरर्स। जो माइग्रेंट का मतलब है दूसरे राज्यों से जो श्रमिक आते हैं वो हो गए माइग्रेंट वर्कर्स, प्रवासी मजदूर। और श्रमिकों के लिए क्या किया गया है समझिएगा, 1 नेशन 1 राशन कार्ड प्लान। दोस्तों जो व्यक्ति बाहर से आता था उसको जहां पर आता था वहां राशन नहीं मिल पाता था। सरकार ने कोविड-19 पैंडेमिक ने इस प्रॉब्लम को सबसे ज्यादा फेस किया। क्यों? क्योंकि कोविड-19 में सरकार तो बांट रही थी क्या? अनाज, लेकिन अनाज मिलना कहां से था? राशन की दुकान से, और मिल उन्हीं को सकता है जिनके पास राशन कार्ड है। तो अगेन जो प्रवासी मजदूर रह रहा है अब उसके पास राशन कार्ड तो है लेकिन उसके अपने राज्य का, तो सरकार ने क्या किया था? 1 नेशन 1 राशन कार्ड स्कीम को स्टार्ट किया था। तो अब सरकार ने बताया है ये 1 नेशन 1 राशन कार्ड की स्कीम 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक हमने पहुंचा दी है, ठीक है। और 69 करोड़ बेनिफिशियरीज इस समय हो गए हैं इसके, और लगभग अगेन जितनी भी ये पॉपुलेशन है 86% को कवर करती है। अब जो 4 स्टेट और यूटीज रिमेनिंग बचे हैं, ठीक है, वहां पर क्या किया जाएगा? अगले कुछ महीनों में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और 4 क्यों मैंने कहा? क्योंकि भारत में इस समय 28 राज्य हैं
और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 और 8 कर लीजिए, कितना हो गया 36, 36, 32 तक पहुंच चुके हैं, 4 बचे हैं। तो कुछ ही महीनों में हम वहां तक भी पहुंच जाएंगे। तो एक देश एक राशन कार्ड की स्कीम पूरे देश में पहुंच जाएगी। द गवर्नमेंट प्रपोज टू लॉन्च अ पोर्टल, सरकार एक वेब पोर्टल भी लॉन्च करेगी जो प्रवासी मजदूर जितने भी हैं उनकी पूरी इंफॉर्मेशन रखेगा। कहां से कौन सा व्यक्ति आता है, कितने प्रवासी मजदूर हमारे एरिया में है, ये सारी इंफॉर्मेशन पता चल सकेगी इस पोर्टल के द्वारा। नेक्स्ट, फाइनेंशियल इंक्लूजन। दोस्तों फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वित्तीय सुविधाएं पहुंचाना, वित्तीय संसाधनों से जोड़ना, ठीक है। टैप अनटैप्ड एरियाज, अनटैप एरियाज को टैप करना, कनेक्टिंग मोर पीपल्स विद द बैंकिंग सिस्टम, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या किया गया है समझिएगा, टू फर्दर फैसिलिटेट क्रेडिट फ्लो, ठीक है, जो उधार है उसका बहाव, अंडर द स्कीम ऑफ स्टैंड अप इंडिया। दोस्तों स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया अगर आपको पता हो तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम लॉन्च करी गई थी, जिसके अंतर्गत 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का ऋण प्रोवाइड किया जा रहा था। किसको? एससी और एसटीज और वीमेन्स के एम्पावरमेंट के लिए। तो एससी, एसटी एंड वीमेन गवर्नमेंट प्रपोजेस टू रिड्यूस द मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट। इसके अंतर्गत सरकार ने मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर दिया गया है। मार्जिन, जब आप लोन लेते हो तब आपको कुछ अमाउंट ऑफ मार्जिन देना पड़ता है। फ्रॉम 25% टू 15%, 25% से 15%, एंड ऑल्सो इंक्लूड लोन्स फॉर एक्टिविटीज अलाइड सेक्टर्स। और अगेन एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो अलाइड एक्टिविटीज हैं उनके लिए भी ऋण प्रदान किया जाएगा। The government has taken a number of steps to support the MSME sector, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर को प्रमोट किया गया सरकार के द्वारा। इन दिस बजट गवर्नमेंट प्रोवाइडेड 15,700 करोड़, 15,700 करोड़ टू दिस सेक्टर, मोर देन डबल ऑफ दिस ईयर बीई। ठीक है, इस साल का जो बजट एस्टीमेट है उसमें जस्ट दुगना कर दिया गया है। किसके लिए? एमएसएमई के लिए। नेक्स्ट, स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं। अब थर्ड पिलर की बात करते हैं दोस्तों, री इनविगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, मानव संसाधन। तो स्कूल एजुकेशन की, ठीक है, स्कूली शिक्षा की बात करें तो 100 न्यू सैनिक स्कूल, ये सैनिक स्कूल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आते हैं। 100 नए सैनिक स्कूलों को ओपन किया जाएगा। पार्टनरशिप किसकी रहेगी? एनजीओ या प्राइवेट स्कूल स्टेट्स की। ठीक है, एनजीओ की पार्टनरशिप हो सकती है, प्राइवेट स्कूल्स की पार्टिसिपेशन हो सकता है, और राज्यों के पार्टिसिपेशन से 100 नए सैनिक स्कूलों का 100 नए सैनिक स्कूलों को शुरू किया जाएगा। देन हायर एजुकेशन की बात करें। हायर एजुकेशन का मतलब उच्च शिक्षा। ठीक है, अब उच्च शिक्षा के लिए सरकार ने काम किया है। यूटी, ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख पे सरकार का फोकस है। तो फॉर एक्सेसिबल हायर एजुकेशन इन लद्दाख, लद्दाख में हायर एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाने के लिए क्या किया गया है दोस्तों? गवर्नमेंट प्रपोजेस टू सेट अप सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन लेह। लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। दोस्तों केंद्रीय विश्वविद्यालय का मतलब जो केंद्र के द्वारा संचालित होता है, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी क्या है? केंद्रीय है। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ये क्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालय है। सेम एज लेह में भी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी वहां के हायर स्टडीज के लिए। नेक्स्ट, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर, एससी और एसटी के वेलफेयर के लिए क्या किया है सरकार ने इस बजट में? देखिएगा, The government has set ourselves a target establishing 750 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। दोस्तों नवोदय विद्यालय की तर्ज पर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों की स्थापना करी गई थी। ठीक है, अब इनको क्या किया जाएगा? और बढ़ाया जाएगा। 750 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स ओपन किए जाएंगे। ये उन एरियाज में ओपन किए जाते हैं जो ट्राइबल एरियाज हैं। The government proposes to increase the unit cost of each school, मतलब पहले एक स्कूल के लिए जो अमाउंट दिया जाता था वो 20 करोड़ था, अब 38 करोड़ दिया जाएगा। तो यूनिट कॉस्ट ईच स्कूल की बढ़ा दी गई है। फॉर द हिली एंड डिफिकल्ट एरियाज, अगर कोई हिली और डिफिकल्ट एरियाज है तो यूनिट कॉस्ट कितनी होगी? 48 करोड़, 20 करोड़ से 38 और 48 करोड़ तक बढ़ा दी गई है। This would help in creating robots infrastructure facilities for our tribal students। जो जनजातीय विद्यार्थी हैं उनको इससे फायदा मिलेगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट हैज रीवैम्प्ड द पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। पोस्ट मैट्रिक का मतलब अगेन हाई स्कूल की बात कर रहे हैं तो हाई स्कूल के आगे पोस्ट मैट्रिक, फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट। ठीक है, गवर्नमेंट हैज ऑल्सो इनहांस द सेंट्रल असिस्टेंस इन दिस रिगार्ड, केंद्र सरकार की जो सहायता है उसको बढ़ाया गया है। गवर्नमेंट अलॉटेड 35,219 करोड़ फॉर 6 ईयर्स टिल 25-26।
25-26 भाई 21-22 से शुरू हो रहा है, तो 25-26 तक 5 सालों के लिए 35,219 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी, जो कि 4 करोड़ एससी स्टूडेंट्स को लाभान्वित करेगा। अब स्किल की बात कर ले तो सरकार इस समय स्किल पर भी फोकस कर रही है। अब स्किल के लिए क्या किया गया समझिएगा। तो गवर्नमेंट प्रपोजेस टू अमेंड द अप्रेंटिसशिप एक्ट, जो अप्रेंटिसशिप एक्ट था उसको सरकार बदलेगी टू एनहांसिंग अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी फॉर आवर यूथ। हमारे युवाओं के लिए अप्रेंटिस को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाएगा। गवर्नमेंट विल रीअलाइन द एग्जिस्टिंग स्कीम। इस समय जो स्कीम चल रही है उसका नाम है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, NATS, फॉर प्रोवाइडिंग पोस्ट एजुकेशन अप्रेंटिसशिप, जो कि पोस्ट एजुकेशन जब आपकी शिक्षा पूरी हो जाती है तब आपको अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड किया जाता है, ट्रेनिंग ऑफ ग्रेजुएट्स एंड डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इस स्कीम को 3,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे सरकार के द्वारा। और एक बात और, नए नए स्किल सेंटर ओपन किए जाएंगे, किसकी मदद से? UAE और जापान की मदद से। ठीक है, नए स्किल सेंटर्स ओपन किए जाएंगे, ये भी याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बता दूं, अभी जापान के बिहाफ पर हमने स्किल सेंटर ओपन किया है, न्यू टेक्नोलॉजीज इंडिया में सिखाई जाएंगी। नेक्स्ट, अब दोस्तों इनोवेशन एंड R&D में आते हैं। 5th पिलर है इनोवेशन एंड R&D। ठीक है, नयापन और कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो टू गिव अ फर्दर बूस्ट टू डिजिटल ट्रांजैक्शंस, कोरोना काल में आपको पता होगा दोस्तों, डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा मिला है। अक्टूबर में 2 बिलियन ट्रांजैक्शंस को क्रॉस कर दिया अकेला UPI। तो UPI बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इंडिया में डिजिटल ट्रांजैक्शंस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि डिजिटल एवोल्यूशन में इंडिया की जो रैंकिंग है वो 4th पे आ गई है। नंबर 1 पे चाइना है, 4th पे इंडिया पहुंच चुका है, याद रखिएगा। तो डिजिटल ट्रांजैक्शंस की बात करें तो सरकार ने 1500 करोड़ रुपए अलग से रखे हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करने के लिए। क्या मतलब है इसका समझिएगा। आप ऐसे समझिए, गूगल पे आप इस्तेमाल करते होंगे, गूगल पे ने स्टार्टिंग में कितने रिवार्ड आपको दिए हैं। ठीक है, गूगल पे इंस्टॉल करिए, पैसे भेजिए, आपको कैशबैक मिलेगा। इस तरीके के इंसेंटिव से ही लोग प्रमोट होते हैं। वही काम सरकार करेगी और उसके लिए सरकार ने 1500 करोड़ रुपए अलग से रखे हैं कि जितना इंसेंटिव सरकार देगी उतना ही लोग उसके प्रति क्या होंगे, प्रेरित होंगे। क्या करने के लिए? डिजिटल ट्रांजैक्शंस करने के लिए। और सरकार को इससे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अगेन कैश की अवेलेबिलिटी कम होगी, सरकार की कैश कम छापनी पड़ेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ठीक है, ये चीजें इंडिया को आगे बढ़ाने में मदद करेंगी और ब्लैक मनी की कमी होगी। वी विल अंडरटेक अ न्यू इनिशिएटिव, नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन, NTLM भी स्टार्ट किया जा रहा है। दिस विल इनेबल द वेल्थ ऑफ गवर्नेंस एंड पॉलिसी रिलेटेड नॉलेज। दोस्तों, अलग अलग देशों से हमारी डील होती है, तो नॉलेज को इन्हांस करने के लिए, उन एग्रीमेंट्स को समझने के लिए और अच्छे से क्या है, जो बहुत सारी भाषाएं हैं उनको लेते हुए NTLM, नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन भी सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा। ये भी एक नया इनोवेशन है। Then New Space India Limited, a PSU under the Department of Space, will execute the PSLV CS51 launch। दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जिसके हेड कौन है? ठीक है, इसरो चेयरमैन के सिवान बढ़ा दिया गया है। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ये एक PSU होगी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जैसे ONGC है, MTNL है, लाइक एज कैरिंग द अमेजोनिया सैटेलाइट्स फ्रॉम ब्राजील अलॉन्ग विद अ फ्यू स्मॉलर इंडियन सैटेलाइट्स। ठीक है, ये क्या? इंडियन सैटेलाइट्स भारतीय उपग्रह, और अमेजोनिया सैटेलाइट्स ये किसकी है? ब्राजील की है, जो अमेजन के जंगलों पर नजर रखने के लिए डेवलप की गई है। तो इसको लेकर के जाएगी। गगनयान दोस्तों, ठीक है, गवर्नमेंट का मिशन है, विजन है 2022। आपको पता है क्या है? भारत क्या मनाने जा रहा है? 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो गगनयान को कहा गया था स्टार्ट करने के लिए। तो अगेन समझिएगा, गगनयान के लिए सरकार इस समय क्या कर रही है? 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट, 4 भारतीय एस्ट्रोनॉट जो ट्रेनिंग ले रहे हैं कहां पर? जेनरिक स्पेस फ्लाइट एस्पेक्ट्स इन रशिया। द फर्स्ट अनमैन्ड लॉन्च इज स्लेटेड फॉर दिसंबर 2021। पहला अनमैन्ड, मानव रहित 2021 में शुरू कर दिया जाएगा गगनयान। फिर मानव को भी लेकर के जाएंगे वो 2022 में। तो अनमैन्ड 2021 में प्लान किया गया है पहला गगनयान। नेक्स्ट, आवर ओशियंस आर अ स्टोर हाउस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज। तो लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्सेज के लिए हमारे समुद्र जाने जाते हैं। टू बेटर अंडरस्टैंड दिस रियलम, इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए सरकार डीप ओशन मिशन लॉन्च कर रही है, जिसका आउटले कितना होगा? 4000 करोड़, जो अगले 5 सालों में खर्च किया जाएगा। तो डीप ओशन मिशन याद रखिएगा।
अगले 5 सालों में 4000 करोड़ डीप ओशन मिशन पर खर्च किए जाएंगे, ओशन को और अच्छे से जानने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि समुद्र में भी आप जानते हैं, ठीक है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनको अच्छे से समझ गए तो अगेन इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट आप दोस्तों लास्ट में जो 6th पिलर है वो आता है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, मतलब कम से कम लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चीजें पहुंच सकें, ज्यादा से ज्यादा विकास हो। आप ऐसे समझ लीजिएगा इस लाइन को, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मिनिमम रिसोर्सेज, कम से कम संसाधनों को ज्यादा से ज्यादा दोहन करना, यही सिस्टम होता है कि कम से कम लोग रखने हैं और ज्यादा से ज्यादा काम पहुंच जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। तो उसके लिए क्या किया सरकार ने दोस्तों, ये पहला सेंसस है। फोर्थ कमिंग सेंसस कुड बी द फर्स्ट डिजिटल सेंसस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दोस्तों इंडिया की हिस्ट्री में अगर हम सेंसस की बात करें, आंकड़ों की, तो कब से लेना स्टार्ट किया गया है? 1872 को पहला सेंसस जारी किया गया था। उस समय हमारे देश में, ठीक है, क्या थे? लॉर्ड मायो वायसरॉय थे। कौन से? लॉर्ड मायो, इनके कार्यकाल में। और 1881 से प्रॉपर हर 10-10 सालों में स्टार्ट कर दिया गया था। और हम जब आजाद हुए तो 1951 से स्टार्ट हुआ, तो प्रत्येक 10 वर्ष। अब दोस्तों 2011 में सेंसस आया था, अब 2021 में सेंसस आना है, तो ये क्या होगा? पहला डिजिटल सेंसस होगा इंडिया की हिस्ट्री में। For this monumental and milestone marking task, government allocated 3768 करोड़ in the year 2021-22। 21-22 में 3768 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं। दोस्तों गोवा, आपको पता होना चाहिए, गोवा की बात करें तो 1961-62 की हम बात कर रहे हैं। यहां पर गोवा पुर्तगीज क्षेत्र था। भारत में इन्वेजन ऑफ यूरोपियंस में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। उन पुर्तगालियों में भी 1498 में भारत में कौन आया था? वास्को डे गामा। वास्को डे गामा आए तो केरला में थे, ठीक है। केरला में उस समय का तट था कालीकट, आज के कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। लेकिन इन्होंने धीरे धीरे अपनी बस्तियां कहां बसा ली? अपनी बस्तियां इन्होंने गोवा में बसा ली। गोवा, दमन दीव, दादर नागर, ये सब पुर्तगीज एरिया था। तो गोवा को लिबरेट हुए 50 वर्ष हो चुके हैं, तो उसका सेलिब्रेशन किया जाएगा। डायमंड जुबली ईयर है गोवा के लिए। स्टेट लिबरेशन फ्रॉम पुर्तगीज रूल, फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइड अ ग्रांट ऑफ 300 करोड़ टू द गवर्नमेंट ऑफ गोवा फॉर द सेलिब्रेशन। 300 करोड़ रुपए गोवा को दिए जाएंगे इस सेलिब्रेशन के लिए केंद्र सरकार की तरफ से, ठीक है। गवर्नमेंट प्रपोजेस टू प्रोवाइड 1000 करोड़ फॉर द वेलफेयर ऑफ टी वर्कर्स। चाय के जो मजदूर हैं, टी वर्कर्स हैं, कहां पर? वेस्ट बंगाल में, आसाम में, स्पेशली वीमेन एंड देयर चिल्ड्रन, महिलाएं और उनके बच्चे, इनके वेलफेयर के लिए सरकार 1000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। स्पेशल स्कीम विल बी डिवाइज्ड फॉर द सेम। एक स्पेशल, एक विशेष योजना इनके लिए बनाई जाएगी, इनके वेलफेयर के लिए। फिस्कल पोजीशन पे आते हैं दोस्तों। फिस्कल पोजीशन मतलब राजकोषीय, ठीक है। इस समय सरकार की क्या स्थिति है फिस्कल राजकोष को लेकर के, जो उनके पास पैसा है, तो समझिएगा। एज अ रिजल्ट अगेंस्ट एन ओरिजिनल बीई बजट एस्टिमेट्स एक्सपेंडिचर ऑफ 30.42 लाख करोड़ फॉर 2020-21, आवर आरई रिवाइज एस्टिमेट्स आर 34.50 लाख करोड़। मतलब समझिएगा 2020-21 में सरकार का जो बजट था कितना था? 30.42 लाख करोड़ का बजट था। लेकिन कोरोना महामारी के कारण खर्चा ज्यादा करना पड़ा सरकार को, तो अगेन 34.50 लाख करोड़ खर्चा हो गया। तो बजट एस्टीमेट ये है, रिवाइज एस्टीमेट क्या है? 34.50 लाख करोड़। अब गवर्नमेंट हैज मेंटेन्ड द क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। सरकार का यह कहना है हमने एक्सपेंडिचर की क्वालिटी को मेंटेन रखा है। भले ही पैसे बढ़े तो हमने एक्स्ट्रा पैसे दिए, लेकिन क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर को मेंटेन रखा है। द कैपिटल एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड इन मतलब रिवाइज्ड is 4.39 लाख करोड़ in 2020-21 as against 4.12 लाख करोड़ in BE। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब वही खर्चे जिनसे संपत्तियों का निर्माण होता है। ये भी बजट और रिवाइज दोनों की बात बता दी गई। तो रिवाइज एस्टीमेट है 4.39 लाख करोड़ का, और अगेन बजट एस्टीमेट कितना था? 4.12। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर भी ज्यादा खर्चा हो गया, जो बजट में हमने कहा था उससे ज्यादा खर्चा किया, ये कहना है सरकार का लास्ट ईयर को लेकर के। अब 2021 की अगर हम बात करें, ठीक है, इसमें फिस्कल डेफिसिट जो है
फिस्कल डेफिसिट का मतलब राजकोषीय घाटा, घाटे का मतलब जब सरकार के खर्चे ज्यादा होते हैं, इनकम कम होती है, बीच का जो अमाउंट रह जाता है वो घाटा कहलाता है। तो वो घाटा कितना हो गया, 9.5% ऑफ जीडीपी। ये पेग्ड मतलब आंकी गई है, क्यों? क्योंकि अभी 2020-21 खत्म तो हुआ नहीं है, तो सरकार की जीडीपी 9 मतलब जीडीपी के 9.5% के बराबर फिस्कल डेफिसिट हो जाएगी। क्यों? कोरोना काल में बहुत ज्यादा अमाउंट हमें उधार लेना पड़ा, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा खर्चा करने पड़ गए, जिसके कारण ये जो फिस्कल डेफिसिट है बहुत ज्यादा बढ़ गई। समझिएगा। गवर्नमेंट बीई बजट एस्टीमेट फॉर एक्सपेंडिचर इन 21-22। अब 2021-22 के लिए सरकार का क्या खर्चा है, कुल मिलाकर के अगर आपसे पूछा जाए कि इस बार का बजट कितने रुपए का है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे 34.83 लाख करोड़ का बजट है। यही वो अमाउंट होता है जिससे बजट पूरे साल जाना जाता है। 34.83 34.83 लाख करोड़ का बजट है 2021-22 का। दिस इंक्लूड 5.54 लाख करोड़ एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। 5.54 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में रखे गए हैं। This fiscal deficit in BE 2021-22 estimated to 6.8% of GDP। 21-22 की जो फिस्कल डेफिसिट है, ठीक है, उसको आंका गया है कि वो 6.8% रहेगी जीडीपी की। इंटेंड टू रीच अ फिस्कल डेफिसिट लेवल 4.5% ऑफ जीडीपी बाय 2025-26। 2025-26 तक सरकार इस फिस्कल डेफिसिट को 4.5% तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। नेक्स्ट, The gross borrowing from the market for the next year would be around 12 लाख करोड़। अगले साल सरकार की बाजार उधारी कितनी होने वाली है? तो दोस्तों ये होने वाली है 12 लाख करोड़ की। इतने अमाउंट का सरकार ऋण लेने वाली है। देन कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। दोस्तों कंटिंजेंसी फंड, अगर आपने बजट पढ़ा है पूरा का पूरा तो आप कंटिंजेंसी फंड के बारे में जानते होंगे। क्या होता है? आकस्मिक निधि बोलते हैं, ठीक है। अगेन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 267(1) के अंतर्गत इसको डिफाइन किया जाता है। जब कभी भी सरकार को पैसे खर्च करने की जरूरत होती है और संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, क्योंकि सरकार जो भी पैसे खर्च करती है वो लोकसभा में पारित होते हैं, संसद में पारित होता है बिल, तब जाकर के आता है। जैसे ऐसे समझ लीजिएगा, मुझे किसी कंपनी से पैसे लेने हैं तो पहले इनवॉइस कटता है कि नहीं? वाउचर एक कटेगा, वो वाउचर कैश के पास जाएगा, तब मुझे पैसे मिलेंगे, ऐसे कोई नहीं दे देगा ले जाओ पैसे। सेम एज पार्लियामेंट में बिल पास होता है, हालांकि रूलिंग पार्टी पास करा लेती है, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी है कि बिल जाएगा, पास होगा, तब वो पैसे निकलेंगे। वो निकलते हैं कंसोलिडेटेड फंड से, जो कि संचित निधि कहलाती है। लेकिन अब अगेन संसद सत्र हमेशा तो चलता नहीं है, तो अचानक अगर पैसों की जरूरत पड़ जाए और संसद सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति की अनुमति लेकर के कंटिंजेंसी फंड से पैसे निकाले जा सकते हैं। तो कंटिंजेंसी फंड में एक कॉर्पस 500 करोड़ का हमेशा मेंटेन करके रखा जाता था, लेकिन उस 500 करोड़ को बढ़ा करके अब कितना कर दिया गया है दोस्तों 3000 करोड़। कितना? सॉरी, 500 करोड़ से 30,000 करोड़ कर दिया गया है। 30,000 करोड़ ये कॉर्पस हो गया है किसका? कंटिंजेंसी फंड का। सरकार इसके लिए फाइनेंस बिल लेकर के आएगी। देन इन अकॉर्डेंस विद द व्यूज ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन, 15वां वित्त आयोग की रिपोर्ट 9 दिसंबर 2020 को 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। उसके बिहाफ पे क्या बात कही गई है? वी आर अलाउंग अ नॉर्मल सीलिंग ऑफ नेट बोरोइंग फॉर द स्टेट्स ऑफ एट 4% ऑफ जीएसडीपी फॉर द ईयर 21-22। 21-22 में जितने भी राज्य हैं वो जीएसडीपी, जैसे जीडीपी पूरे देश की होती है, एक स्टेट की बाउंड्री में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं वो जीएसडीपी कहलाती है। तो जीएसडीपी का 4% तक राज्य बोरो कर सकेंगे। ये लिमिट केंद्र सरकार के द्वारा प्रोवाइड की गई है। Then state will be expected to reach fiscal deficit at 3% of GSDP by 2023-24। जितने भी राज्य हैं उनसे ये कहा गया है 2023-24 तक अपने GSDP के 3% के बराबर फिस्कल डेफिसिट को पहुंचाइए, एज रिकमेंडेड बाय द 15th फाइनेंस कमीशन। ये रिकमेंडेशन 15वें वित्त आयोग ने दी है। गवर्नमेंट प्रपोजेस टू डिसकंटिन्यू द NSSF लोन। अब ये समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शायद आपको ना पता हो, मैं जरूर बता के जाऊंगा। सारी चीजें क्लियर किए बिना सेशन को कंप्लीट नहीं करूंगा। एनएसएसएफ का मतलब है नेशनल स्मॉल सेविंग फंड। जितना भी सरकार के पास पैसा नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम से आता है, जैसे डाकघर में जो बचत है 1 साल की 2 साल की एफडी लोग करवाते हैं ना, ये सब जो पैसा आता है इससे एक फंड क्रिएट किया जाता है जिसको कहते हैं नेशनल सेविंग स्कीम फंड।
और दोस्तों इस फंड से सरकार क्या करती है, अमाउंट बोरो करने के लिए मतलब उधार दे देती है इंस्टीट्यूशंस को। तो एनएसएसएफ से जो लोन दिया जाता था एफसीआई को, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, किसके लिए, फॉर फूड सब्सिडी। Accordingly, budget provision have been made in revised estimate 2021 and B 21-22। अब इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, मतलब सरकार अब एफसीआई को एनएसएसएफ से लोन नहीं देगी। तो एनएसएसएफ लोन देख लीजिएगा, ऑल डिपॉजिट्स रिसीव्ड अंडर द नेशनल सेविंग स्कीम्स आर क्रेडिटेड टू द नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड, अ पब्लिक अकाउंट एस्टैब्लिश्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/1999 1 अप्रैल 1999 से शुरू किया गया था। ऑल विड्रॉल बाय द डिपॉजिटर्स आर मेड आउट द एक्युमुलेशन इन द फंड, जब भी इस फंड में पैसा होगा तो यहीं से विड्रॉल किए जाएंगे। गवर्नमेंट हैज ऑल्सो प्रोवाइडेड ऑन द कमीशंस रिकमेंडेशन, 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे सरकार ने काम और किया है क्या, 1,18,452 1,18,452 करोड़ एज रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट टू 17 स्टेट्स इन 21-22। 21-22 में इतना पैसा राज्यों को दिया जाएगा क्योंकि राजस्व घाटा हुआ है, उनको पैसे कम मिले हैं तो राजस्व घाटे के लिए इतना पैसा दिया जाएगा एज अगेंस्ट 74,340 करोड़ टू 14 स्टेट्स इन 2021। तो 2020-21 में 14 राज्यों को 74,340 करोड़ रुपए दिए गए थे, जो कि अब 17 राज्यों को 1,18,452 करोड़ रुपए दिया जाना प्रस्तावित है। अब दोस्तों कुछ मेजर एलोकेशंस हैं, देख लीजिएगा फटाफट किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा दिया गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को 54,581 करोड़ दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को 73,932 करोड़ दिया गया है। एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय को 93,224 करोड़ दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को 1,10,055 करोड़ दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को 1,18,101 करोड़ दिया गया है। एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर 1,31,531 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को 1,33,690 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को 1,66,547 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को 2,56,948 करोड़। और रक्षा मंत्रालय को कितना दिया गया है, ये दिया गया है 4,78,196 करोड़। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में डिफेंस को कितना पैसा दिया गया एलोकेशन पूछ लेते हैं, तो ये मेजर एलोकेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। तो दोस्तों ये है आज के बजट में जो हमने आपसे डिस्कशन किया है। अब दोस्तों बजट पर टैक्सेशन में क्या चेंज किया गया उस पर मैं आपके लिए एक सेपरेट सेशन लेकर के आऊँगा, तब तक आप इसे देखिए और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों के बीच में सेशन को शेयर भी करिए। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।